नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल एजू किरण में। और हम लोग संविधान सीरीज पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के संविधान में वर्णित विधेयकों के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारे विधेयक जो है वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 107 में। दूसरे नंबर पर आता है धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा की गई है अनुच्छेद 110 में। इसके बाद है तीसरा वित्तीय विधेयक अर्थात फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल की चर्चा की गई है अनुच्छेद 117 में। इसके अतिरिक्त चौथा जो है, यदि जब कोई संविधान में संशोधन करना होता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट बिल। इसकी चर्चा की गई है 368 में। इस प्रकार से ये 4 विधेयक है। अब हम इन चारों विधेयकों को क्रमशः बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जो है, इसको ध्यान देंगे, इसे संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, और इसे पहले लोकसभा या चाहे तो राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, और ध्यान देंगे धन विधेयक अर्थात मनी बिल को छोड़कर बाकी जितने भी शेष सभी विधेयक है वो सभी साधारण विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके बाद जब साधारण विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसके अलावा साधारण विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा के पास सामान्य शक्ति है। ठीक है, जिस प्रकार से साधारण विधेयक को लोकसभा में पारित कराना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में भी उसे पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, और यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में यदि कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता करेगा हमेशा लोकसभा का स्पीकर अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। इसके बाद साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सिर्फ एक बार। ठीक है, यदि वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसे पुनः उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साधारण विधेयक है। इसके बाद धन विधेयक के बारे में देखेंगे। धन विधेयक जो है मनी बिल, यह करारोपण और कर नियमों से संबंधित है। ठीक है, टैक्सेशन से संबंधित है। टैक्सेशन में बदलाव करना है, घटाना है, बढ़ाना है या टैक्सेशन रूल बनाना है, तो ये सब धन विधेयक के अंतर्गत ही बिल लाया जाता है। ठीक है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश होता था, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति से पूर्वानुमति आवश्यक है। ठीक है, साधारण विधेयक पर पहले अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी, लेकिन धन विधेयक यदि प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद धन विधेयक पर लोकसभा के पास सर्वाधिकार है। ध्यान देंगे, जैसे कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में उसकी एक कॉपी दी जाती है। ठीक है, और उनसे जवाब मांगा जाता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपना कुछ जवाब प्रस्तुत कर देती है तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद उसको लोकसभा पास मान लेती है। ठीक है, तो राज्यसभा से धन विधेयक का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, इसके बाद धन विधेयक पर ध्यान देंगे, संयुक्त अधिवेशन अर्थात ज्वाइंट सेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है? क्योंकि यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ली जा चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर देखा, उसी प्रकार से धन विधेयक और वित्त विधेयक को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक ही होता है। ठीक है, जितने भी मनी बिल होते हैं वो सभी फाइनेंशियल बिल में आते हैं, परंतु प्रत्येक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक अंतर है।
धन विधेयक में वे विषय आते हैं जो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, ठीक है, और वित्त विधेयक में वे विषय आते हैं जो अनुच्छेद 110 में वर्णित नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने बताया धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में पारित कराना अनिवार्य नहीं है, केवल लोकसभा में पारित होता है और राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है अपना जवाब दे या ना दे, ठीक है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और यदि 14 दिन के अंदर कोई दावा या कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनको पास मान लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसके बाद देखिए इधर है कि वित्त विधेयक जितने भी होते हैं वो दोनों सदनों में पारित कराना आवश्यक है, अर्थात पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में करा ले और फिर लोकसभा में करा ले, ठीक है। और वित्त विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यदि वित्त विधेयक में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, और किसकी अध्यक्षता में? लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में, ठीक है। इसके बाद हम लोग विधेयकों को पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो इससे संबंधित अनुच्छेद है अर्थात आर्टिकल है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की परिभाषा होती है, जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि साधारण विधेयक को संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, और साधारण विधेयक चाहे पहले लोकसभा में ले आए या राज्यसभा में ले आए, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 107 में चर्चा की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है, ठीक है। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच यदि किसी मुद्दे पर या किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। ध्यान देंगे, बुलाता राष्ट्रपति है परंतु अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, ठीक है। स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, और ये बात 108 में बताई गई है। इसके बाद अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा। टैक्सेशन से संबंधित, टैक्सेशन को घटाना है, टैक्सेशन को बढ़ाना है, या टैक्सेशन से संबंधित कोई रूल बनाना है, तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 110 के तहत ही की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 111 में अर्थात आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति का वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होता है? राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। इसके पहले हम लोगों ने जब पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था तो उसमें वीटो पावर की चर्चा की गई थी, ठीक है। उसमें विभिन्न प्रकार के राष्ट्रपति को वीटो पावर मिला है, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो ये सारे वीटो पावर अनुच्छेद 111 में दिया गया है, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 112, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 112 में संघ अर्थात भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, और इसी को हम लोग साधारण भाषा में बजट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है, ठीक है। और इसकी चर्चा की गई है, बजट की चर्चा की गई है अनुच्छेद 112 में। इसके बाद है अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। ये विनियोग विधेयक क्या होता है? ध्यान देंगे, किसी भी खर्चे के लिए संचित निधि से धन निकाला जाता है, उसी को हम लोग विनियोग विधेयक कहते हैं, ठीक है। धन निकालने से पूर्व इसे पास कराना आवश्यक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई संचित निधि में गए और पैसा निकाल लिया, पहले विनियोग विधेयक को पास कराना पड़ता है, तब जाके संचित निधि से पैसा निकलता है, ठीक है। इसके बाद है 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान बजट, ठीक है। ये क्या होता है? ध्यान देंगे, बजट में निर्धारित किसी खर्चे का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तथा निर्धारित धनराशि कम पड़ जाती है तो लोकसभा अनुपूरक बजट मांग सकता है, ठीक है। मान लीजिए बजट में कहा गया कि 100 रुपए का कोई काम होना है, ठीक है। बाद में पता चला कि काम हो रहा है
और काम होते होते पता चला कि इसमें अब ये काम 100 रुपए में नहीं 120 रुपए में होगा, तो 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई ना। तो 20 रुपए हम कैसे निकालेंगे? वो अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग करके, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग अनुपूरक बजट, ठीक है। और ये अनुच्छेद 115 में दिया गया है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे ये अनुच्छेद हो गए। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान दिया गया है। लेखानुदान अर्थात वोट ऑन अकाउंट, ये होता है यदि किसी दशा में बजट प्रस्तुत नहीं हो पाता है। मान लीजिए देश में ऐसी कोई परिस्थितियां बनी जिससे बजट प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है उस समय, जो समय निर्धारित है, तो हम लोग 2 माह के लिए बजट का 1/6 हिस्सा 2 माह के लिए निकाल सकते हैं। मात्र 2 माह के लिए 1/6 हिस्सा। 1/6 हिस्सा का मतलब हो गया, मान के चलिए 60 रुपए है, तो उसमें से हम लोग 10 रुपए निकाल सकते हैं 2 माह के लिए, ठीक है। और इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 116 में, ठीक है। इसके बाद है 120। 120 है संसद की भाषा। संसद की भाषा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं हमारी राजभाषा हिंदी है, परंतु अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में यदि वाचन अर्थात बात रखनी है अपनी, या बहस करना है, या अपनी मुद्दों को उठाना है, तो संविधान में उल्लेखित किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इंग्लिश भी शामिल है, अर्थात अंग्रेजी भी शामिल है, ठीक। इसके बाद ये अनुच्छेद 123 ये काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ठीक है। अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ध्यान देंगे ये ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। यदि संसद का कोई सदन न चल रहा हो और सरकार को कोई तत्काल आपातकालीन कोई कानून बनाना हो, तो संसद तो बुलाई नहीं जा सकती है, तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल अध्यादेश जारी करवाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति उसे जारी कर देता है और अध्यादेश जो है वो एक एक्ट के तरीके काम करता है। लेकिन ध्यान देंगे ये अध्यादेश जब अगले समय संसद चलेगी तो 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह के भीतर उसे दोनों सदनों में पास कराना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सदनों में जब पास कराएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ये अध्यादेश अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ठीक है।